तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और जिसका नाम है SMD एंड VMD, मतलब कि शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो शेयर फोर्स डायग्राम मतलब कि चैप्टर 4 क्या है? SFD एंड BMD, ठीक है। SFD एंड BMD। तो बेसिकली मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहले ही कि ये जो चैप्टर है ना, ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल चैप्टर है ना। पूरे सोम का सबसे ज़्यादा क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट सब चैप्टर है, ठीक है। और ये जो आप अगर बिना टीचर के पढ़ाई करने की कोशिश करोगे ना, तो इसमें अटक जाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। कि इसमें डिफरेंट कंडीशन है जो टीचर के साथ ही सोल्व हो पाएगी, है ना। अगर आप डिफरेंट टीचर से भी पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जिस टीचर से ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक शुरू करते हो ना, उसी टीचर के द्वारा वो टॉपिक पूरा ख़त्म करना पड़ेगा। ये चैप्टर जिस टीचर से शुरू करते हो, आपको उसी टीचर से ये जो चैप्टर है उसे ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप पहला ये लेक्चर किसी और टीचर का देख रहे हो, फिर दूसरा लेक्चर किसी और टीचर का देख रहे हो, तीसरा लेक्चर किसी और टीचर का देख रहे हो, ऐसे में आप कन्फ्यूज रहोगे हमेशा, ठीक है। ऐसे में आप हमेशा कन्फ्यूज रहोगे। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है SMD BMD थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक, डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन इसमें अंडरस्टैंडिंग वाले थोड़ा टर्म ज़्यादा है। हर चीज़ को थोड़ा बारीकी से ध्यान देना पड़ता है, हर चीज़ में बारीकी से ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं SFD BMD मतलब क्या होता क्या है। देखो, SFD मतलब शेयर फोर्स डायग्राम। ये क्या है? शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है। एक क्या है? BMD मतलब कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो मैंने आपको बेसिकली बताया था कि शेयर फोर्स होता क्या है, ठीक है। तो मतलब अगर कोई बीम के, ये बीम है ना, और ये इसका क्रॉस सेक्शन है, तो अगर क्रॉस सेक्शन के पैरेलल कोई अगर फोर्स जा रही है ना, इस फोर्स को क्या बोलेंगे? शेयर फोर्स, है ना। कोई भी फोर्स क्रॉस सेक्शन के पैरेलल में जाती है तो उसे बोलते हैं शेयर फोर्स। और इसी शेयर फोर्स को हम डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, तो वही हो गया शेयर फोर्स डायग्राम। अब ये देखो, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को समझा दूं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मतलब कि ये जो, फिर से मैं समझाता हूँ, यहाँ पे फिर से डायग्राम बना देता हूँ कि ये जो बीम है, यहाँ पे बीम है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? मोमेंट। अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़े होगे तो मोमेंट के बारे में अच्छे से वाकिफ हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के शेयर फोर्स लगे होते हैं, है ना। तो इसके बीच डिस्टेंस होता है डिफरेंट। मान लेते A है, इसके बाद B है, C है, ये D है। डिफरेंट डिस्टेंस के होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें इस पॉइंट पे इसका क्या निकालना है? बेंडिंग मोमेंट निकालना है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं? इसके ट्रांसवर्स लोड को इसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। इसके ट्रांसवर्स लोड से इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? मतलब कि यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या, मान लें कि यहाँ पे P लोड है, तो P कितना है? P इंटू D, ठीक है। तो ये यही हो गया मोमेंट, समझे ना, ये हो गया मोमेंट। लेकिन यहाँ बेंडिंग मोमेंट का मतलब समझ रहे हो कि ये जो फोर्स लगा हुआ है ना, तो ये तो इस तरह से भी फोर्स लग सकता है, ये अपर से डाउनवर्ड की तरह भी फोर्स लगता है, और डाउनवर्ड से ऊपर अपवर्ड की तरह भी फोर्स लग सकता है। तो देखो, अगर डाउनवर्ड की तरफ फोर्स लगेगा तो क्या करेगा? बीम को ऐसे मोड़ने की कोशिश करेगा, है ना, इस तरह से मोड़ने की कोशिश करेगा। यहाँ भी फोर्स लग रहा है, यहाँ भी फोर्स लग रहा है, तो क्या करेगा? बीम को इस तरह से मोड़ने की कोशिश करेगा, है ना। अगर ये बीम है
बीम का लोअर डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, इस तरह से मुड़ने की कोशिश करेगा, है ना। तो यहाँ पे मुड़ने की कोशिश करता है और इसे हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आई होप आपको ये छोटा सा टर्म समझ में आया होगा, है ना। और ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को बड़ी बारीकी से ध्यान देंगे, बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, आराम से। ये चैप्टर छोटा सा है, इसमें अगर मतलब लगभग में 2 नंबर के आ जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आता है। 2 नंबर से क्या आते हैं बेसिकली, पूरा सोम में ही, पूरा सोम सब्जेक्ट वही 8 नंबर के आते हैं, तो इसमें कभी कभार 2 नंबर का दे देता है, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे तो यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर एग्जाम पर्पज से पढ़ो तो एग्जाम पर्पज से वही टॉपिक पढ़ाएंगे, लेकिन उसे इजी वे में पढ़ाएंगे, ठीक है। उतना थ्योरी नहीं होता है, कहने का मतलब समझ गया ना। देखो, तो इसे हम सबसे पहले देख लेते हैं एसएमडी बीएमडी में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीम के बारे में। बीम होता क्या है? बीम के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। बीम मतलब आप समझ रहे होंगे कि बीम किसे बोलते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाना की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अब घर में देखोगे, है ना, लेंटर लगाया जाता है ना। घर जब ऐसा बनता है, घर इस तरह से, अगर पक्का वाला घर बनता है इस तरह से, तो यहाँ से मतलब कि इसके सीलिंग से 10 ईंटा नीचे एक लिंटर बनाया जाता है ना, लिंटर बनाया जाता है। तो वहाँ पे हम छज्जा भी देते हैं, है ना, वहाँ पे हम छज्जा देते हैं। तो ये जो ईंटे पे इतना मोटा का इस तरह का एक लगाया जाता है, इसे हम बीम बोलते हैं, बीम, ठीक है। बीम क्या करता है? ट्रांसवर्स लोड को कैरी करता है। ये जो ट्रांसवर्स लोड ऊपर से यहाँ पे आ रहे हैं, ये जो पूरा छत का लोड कहाँ पे आएगा? पूरा छत का लोड कॉलम पे आएगा यहाँ पे, और इसी बीम पे आएगा। कहीं बड़े से हॉल में जाते होगे, तो हॉल में अगर जाते होगे तो देखते होगे कि ये पूरा सीलिंग पे ही एक तरह बीम लगा रहता है, पूरा सीलिंग पे ही बीम लगा रहता है। अगर आप छत अपने घर रूम की कॉर्नर पर देखोगे तो वहाँ पे कॉर्नर पे भी एक लगा रहता है बीम, ठीक है। तो वो बीम होता है। अगर इसकी डिफिनेशन के बारे में बात कर ले तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? बीम इज अ स्ट्रक्चर member used to support transverse load। मैंने बोला ना, मैंने क्या होता है कि जितने तरह के ट्रांसवर्स लोड होता है वो क्या करता है? उसे सपोर्ट करता है बीम, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल मान ले तो एग्जांपल की इस तरह से कर सकते हैं। इसका एक डायग्राम बना ले। तो देखो, ये एक डायग्राम है, बीम का डायग्राम है, ठीक है। और इसका ये मिड पॉइंट है, मिड लाइन कर सकते हैं। ये इसे 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इस पर डिफरेंट लोड लगा हुआ है। पहला तो ये एक लोड लगा हुआ है, फिर ये एक ट्रांसवर्स लोड लगा हुआ है, फिर एक ट्रांसवर्स लोड लगा हुआ है, फिर यहाँ पे भी एक ट्रांसवर्स लोड लगा हुआ है, फिर यहाँ पे भी एक ट्रांसफर लोड लगा हुआ है, ठीक है। ये होता है बीम, ठीक है। अब देखते हैं कि बीम के टाइप्स क्या क्या हैं, कितने तरह का बीम होता है। तो देख लेते हैं। इतना समझ गए होंगे, है ना, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब इसे देख लेते हैं, टाइप ऑफ बीम। टाइप ऑफ बीम, तो बीम का कितने प्रकार का टाइप होता है? तो बेसिकली ना, बीम को 2 बराबर भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम एंड स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट बीम। मतलब कि
वैसे बीम जिसका जो है इक्वेशन जो है नंबर ऑफ अननोन जो है नंबर ऑफ इक्वेशन के बराबर होते हैं, और एक होता है वैसे बीम जिसमें नंबर ऑफ अननोन जो है नंबर ऑफ इक्वेशन से जो है नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा होता है नंबर ऑफ इक्वेशन से। मैंने इसके बारे में बताया था आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो देखो अगर इसे डिवाइड करा जाए तो इसे 2 बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक है। क्या है? स्टैटिकली डिटरमिनेंट बीम, ठीक है। अब दूसरा क्या है? स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट बीम। तो देखो अगर हम इसे बात कर रहे हैं तो इसको भी डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया, इसको भी डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया। तो इसमें पहला क्या है? कैंटिलीवर बीम। और दूसरा क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम। और तीसरा क्या है? ओवरहैंगिंग बीम, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी, तो इसे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? टोपर्ड कैंटिलीवर बीम, ठीक है। दूसरा है कंटिन्यूअस बीम, और तीसरा है फिक्स्ड बीम। तो यहाँ पे दोस्त कि ये डिफरेंट तरह के बीम होते हैं जो हम डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं। अगर हम बात कर ले घर में, तो घर के लिए या बिल्डिंग के लिए डिफरेंट तरह के बीम यूज करते हैं। हॉल के लिए डिफरेंट तरह के बीम यूज करते हैं। कोई भी बड़े सा कंस्ट्रक्शन होता है जिसके लिए डिफरेंट तरह के बीम यूज करते हैं। ब्रिज के लिए डिफरेंट तरह की बीम यूज करते हैं। तो इन सारे तरह के डिफरेंट बीम जो है डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो उसमें से सबसे पहले हम देख लेते हैं कैंटिलीवर बीम क्या होता है। कैंटिलीवर बीम, ठीक है। तो पहला क्या था? कैंटिलीवर बीम। अब कैंटिलीवर बीम क्या होता है? तो कैंटिलीवर बीम वैसे बीम होते हैं जिसका एक एंड जो है फिक्स होता है। कैंटिलीवर बीम तो इसका एक एंड क्या होता है? वन एंड फिक्स, वन एंड वन एंड फ्री। तो मतलब ये ऐसा बीम होता है जिसका एक एंड फिक्स होता है और एक एंड फ्री होता है। जैसे कि इस तरह के बीम को हम क्या बोलेंगे? कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। लेकिन कैंटिलीवर बीम अगर हम इसे ये जो फिक्स है ना, फिक्स को हटाएंगे, इस बीम को फ्री करेंगे। मतलब पहले तो इसका एक एंड फिक्स है, इसका एक एंड फ्री है। अब हम ये जो फ्री एंड है ना, ये जो फिक्स एंड है ना, इसको फ्री कर देंगे। जब हम फ्री कर देंगे तो इसमें 3 तरह का रिएक्शन लग जाएंगे। तो इसे हम अगर फ्री करते हैं इस तरह से अगर इसे फ्री करते हैं हम, तो इसमें कौन कौन सा रिएक्शन फोर्स लगेगा? इसमें से पहला तो समेशन ऑफ एफ एक्स का रिएक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। फिर समेशन ऑफ एफ वाई का रिएक्शन फोर्स लगेगा,
14 क्या होगा, चौथा क्या हो गया, मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट का रिएक्शन फोर्स लेगा। मतलब 3 तरह के रिएक्शन फोर्स इसमें लग सकते हैं, ठीक है, 3 तरह के रिएक्शन फोर्स इसमें लग सकते हैं। और हमें पता है कि 3 तरह के रिएक्शन फोर्स ही होते हैं, समझिए ना, 3 तरह के रिएक्शन ही होते हैं। पहला तो समेशन ऑफ एफ होता है, दूसरा समेशन ऑफ एफ वाई होता है, तीसरा समेशन ऑफ मोमेंट, मतलब मोमेंट का समेशन हो गया। अगर हम दूसरे बीम की बात कर लें तो दूसरा बीम है क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम। दूसरा क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम। सपोर्टेड बीम। दूसरा क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो अब सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, तो हम इसे समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं कि ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये एक बीम है, ठीक है, लेकिन इसका एक एंड जो होता है हिंज होता है। इसका एक एंड जो क्या है, हिंज। हिंज इस स्ट्रक्चर को हिंज बोलते हैं। अगर किसी स्ट्रक्चर में इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा हो तो इसे बोलते हैं हिंज सपोर्ट, ठीक है। हिंज सपोर्ट, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, हिंज सपोर्ट। और इसका एक एंड पे क्या हो, रोलर सपोर्ट लगा होता है। ये रोलर है, चक्का लगा हुआ है, ठीक है, सपोर्ट के नीचे। ये क्या है, ये क्या है, रोलर सपोर्ट। तो ये क्या है, रोलर सपोर्ट। अगर इन दोनों सपोर्ट को फ्री करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों फोर्स को अगर फ्री करते हैं, इन दोनों सपोर्ट को अगर फ्री करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट रिएक्शन फोर्स आ जाता है। ये क्या है, बीम है ना, तो यहाँ पे डिफरेंट इसका रिएक्शन फोर्स आ जाता है। तो यहाँ पे ये जो हिंज है ना, इस पे 2 तरह के रिएक्शन फोर्स आएंगे, एक समेशन ऑफ एफ एक्स आएगा, एक समेशन ऑफ एफ वाई आएगा। अब यहाँ पे सिर्फ आएगा समेशन ऑफ एफ वाई, ठीक है। इतना, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती रहेगी, ठीक है। और इसके बाद होता है एक ओवर हैंगिंग बीम। तो दोस्तों इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद होता है ओवर हैंगिंग बीम। तो ओवर हैंगिंग बीम देख लेते हैं क्या होता है। ओवर हैंगिंग बीम, ओवर हैंगिंग बीम, ओवर हैंगिंग बीम को समझने के लिए हम 2 तरह के डायग्राम बना सकते हैं। जैसे कि ये इस तरह का डायग्राम एक पहले हो गया, ठीक है, और ये दूसरा इस तरह का डायग्राम, ठीक है। तो ओवर हैंगिंग बीम वैसा बीम होता है जिसका एक या दोनों पार्ट हैंगिंग पोजीशन में हो, है ना। जैसे कि यहाँ पे एक हिंज लोड लगा हुआ है, हिंज सपोर्ट लगा हुआ है, ठीक है, और एक यहाँ पे रोलर सपोर्ट लगा हुआ है, यहाँ पे इस तरह से रोलर सपोर्ट लगा हुआ है। या तो इसका दोनों जो एंड है, इसका पहले तो क्या है, इसका एक एंड क्या है, हैंगिंग है, लेकिन इसका दोनों, अगर इस दूसरे कंडीशन में इसका दोनों पॉइंट जो है हैंगिंग है, मतलब कि यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट लगा हुआ है, यहाँ पे एक रोलर लगा हुआ है। अगर इन दोनों सपोर्ट को यहाँ से रिलीज करेंगे तो यहाँ पर रिएक्शन फोर्स आ जाएगा, है ना, रिएक्शन ट्रांसवर्स फोर्स आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसे रिलीज करेंगे, इस तरह से रिलीज करेंगे यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे देखो, अगर ये हिंज है, हिंज को हटाएंगे तो 2 तरीके का फोर्स आ जाएगा। एक समेशन ऑफ एफ वाई आ जाएगा यहाँ पे, और दूसरा आ जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स। लेकिन अगर यहाँ पे ये हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, समेशन ऑफ एफ वाई, एक यहाँ पे फोर्स आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक हटा देंगे, यहाँ पे ये जो यहाँ पे हिंज है, यहाँ इसे हटाएंगे तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा समेशन ऑफ एफ वाई हो जाएगा। एक यहाँ पे आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स। एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ वाई,
तो ये कंडीशन आ सकती है। ये क्या हो गया, ओवरहैंगिंग बीम, मतलब कि इसका एक एंड ओवरहैंगिंग हो या तो दोनों एंड जो है ओवरहैंगिंग अवस्था हो, मतलब इसके एक एंड पे जो है सपोर्ट नहीं हो, मतलब वो हवा में लटक रहा है, ठीक है। उस जो बीम को क्या बोलते हैं, ओवरहैंगिंग बीम। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद है प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम, इसके बाद है प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम, बेसिकली ये जो है प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम है, ये स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम के अंदर आता है। मैंने आपको डायग्राम में बताया था। तो प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम हो गया, कंटिन्यूअस बीम हो गया, फिक्स बीम हो गया। तो प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम क्या होता है, इसका एक एंड क्या है, फिक्स है। इसका एक एंड क्या है, फिक्स है, और दूसरा एंड जो है सपोर्ट लगा हुआ है। अब कौन सा सपोर्ट लगा हुआ है, ये एक दूसरे एंड पे क्या है, रोलर सपोर्ट लगा हुआ है, इस तरह से, समझ गए ना। यहाँ पे एक फिक्स है, अगर हम इसे हटाने की कोशिश करेंगे, ये जो फिक्स एंड जो है ये यहाँ पे हटाने की कोशिश करेंगे और इसे हटाने की कोशिश करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो इस तरह के एक रिएक्शन फोर्स आ जाएगा। एक नहीं, देखो यहाँ पे समेशन ऑफ इफेक्ट्स आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, समेशन ऑफ एफ वाई आ जाएगा, ठीक है। ये फिक्स है तो इसलिए यहाँ पे मोमेंट भी आ जाएगा, समेशन ऑफ मोमेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या रोलर है, रोलर है तो यहाँ पे ये आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ वाई, ठीक है। तो यहाँ पे कितना अननोन है, 3 से ज़्यादा अननोन है ना, 1 2 3 4, कितना अननोन है, 4 अननोन है। मतलब कि इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन कितना है, 3 है, और अननोन कितना है, 4 है। तो इसका मतलब क्या, ये स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम है ना, वो चीज़ है। अब देख लेते हैं क्या है, कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम क्या है, तो अगर हम इस बीम को इस तरह से बनाएं, तो जैसे कि ये बीम है ना, तो यहाँ पे क्या है, हिंज है, यहाँ हिंज है, और यहाँ क्या, एक रोलर सपोर्ट है, और यहाँ क्या है, यहाँ भी एक रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे भी क्या है, एक रोलर सपोर्ट है, यहाँ भी क्या है, एक रोलर सपोर्ट है। तो मतलब कि ये क्या है, अगर इसे हटाने की कोशिश करेंगे, इसे हटाने की कोशिश करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस तरह के लोड आएंगे, ठीक है। हटाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई आएगा, ठीक है। यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। ये जो रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे एक एक रिएक्शन फोर्स आएंगे, समेशन ऑफ एफ वाई, यहाँ भी समेशन ऑफ एफ वाई आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने अननोन है, 1 2 3 4, मतलब कि समेशन वो क्या है, हमारे पास इक्वेशन कितने हैं, हमारे पास इक्वेशन है 3, लेकिन अननोन कितना है, यहाँ पे 4। तो ऐसे कंडीशन में ये कौन सा बीम हो गया, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम हो गया, है ना, ये चीज़ है। और इसके बाद देख लेते हैं, एक है क्या, फिक्स बीम। फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम में क्या होता है, देखो यह है फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम, तो फिक्स बीम में ऐसे बीम होते हैं जिसके दोनों एंड फिक्स होता है। मान लेते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक बीम है, ये एक बीम है ना, ये एक बीम है, इसके दोनों एंड को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। इसका दोनों एंड को क्या क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो इस तरह के बीम को क्या कहेंगे, फिक्स बीम कहेंगे। तो इसे अगर इस फिक्स को हटाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के रिएक्शन फोर्स आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक फिक्स है तो यहाँ पे 3 तरह के रिएक्शन फोर्स आते हैं। तो यहाँ पे भी समेशन ऑफ एफ एक्स आएगा, यहाँ पे समेशन ऑफ एफ वाई आएगा, है ना।
अब में मोमेंट आ जाएगा यहाँ पे समेशन ऑफ मोमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे भी समेशन ऑफ एफ एक्स आ जाएगा ना, अब यहाँ पे भी समेशन ऑफ एफ वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, मोमेंट, मोमेंट का इक्वेशन है समेशन ऑफ मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कितने अननोन आ गए, 6 अननोन आ गए। हमारे पास इक्वेशन कितना है, 3 है, और अननोन कितना है, 6 है। इसका मतलब ये क्या है, ये है एक स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम, ठीक है। तो ये चीजें है। एक देख लेते हैं, बीम विथ इंटरनल हिंज। बीम विथ इंटरनल हिंज, ठीक है। बीम विथ इंटरनल हिंज। तो बीम विथ इंटरनल हिंज मतलब कि अगर यहाँ पे दो तरह की बीम है, एक ये बीम है, एक ये बीम है, इन दोनों क्या कर दे रहे हैं, फिक्स कर दे रहे हैं ना, इन दोनों को फिक्स कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे फिक्स हो रहा है वहाँ पे हिंज कर दिया गया, मतलब कि या तो यहाँ पे घूम सकता है या तो इस तरह से घूम सकता है ना, इस तरह तरीके से। अगर ये यहाँ पे ये फिक्स कर दे रहा है, यहाँ पे ये फिक्स कर दे रहा है, इस पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे फिक्स हो गया, मतलब यहाँ पे फिक्स है। लेकिन यह हिंज है, हिंज के कारण क्या हो रहा है, यहाँ ऐसा झुक भी सकता है, ये टूट भी सकता है, इस तरह से हो सकता है। तो ये जो जुटा हुआ है ना, इसे इंटरनल हिंज बोलते हैं। यहाँ पे इंटरनल हिंज इस तरह से बोल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ना ये बीम है, ये मान लेते ये फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है। यहाँ पे इस तरह से एक हिंज लग कर दिया गया, हिंज यहाँ पे इस तरह से, समझ गए ना, यह एक हिंज लगा दिया गया। मतलब कि ये नीचे झुक भी सकता है और ऊपर उठ सकता है। लेकिन ये जो क्या है, इसका एक एंड फिक्स है, तो मतलब ये पार्ट जो है फिक्स रहेगा, मतलब ये जो दीवार में फिक्स है तो ये फिक्स रहेगा। लेकिन ये जो फिक्स नहीं है, इसे बराबर में करने के लिए नीचे एक फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, नीचे एक फोर्स लगाना पड़ेगा, जैसे कि हम रोलर फोर्स लगा सकते हैं यहाँ पे, इस तरह के हम फोर्स लगा सकते हैं। तो देखो, अगर हम इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे, इस पार्ट को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना हम इसे 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे। इसे क्या करेंगे, 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे ऐसा देख लेते हैं कि ये इस तरह से है, ये तो पहले यहाँ पे इसे हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, यहाँ समेशन ऑफ एफ वाई आ जाएगा, क्योंकि ये फिक्स है ना, तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा समेशन ऑफ एम एम, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह के, यहाँ इसे 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स आ जाएगा समेशन ऑफ एफ वाई, ठीक है। अब देखो, अब बीच की कंडीशन देखो, ये जो फोर्स है इस पे रिएक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये जो इस पे रिएक्शन फोर्स लगाएगा, ये जो है इस पे रिएक्शन फोर्स लगाएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा, है ना। ये समेशन ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, इधर भी यहाँ भी समेशन ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। अब देखो ये क्या करेगा, ये इधर डाउनवर्ड की तरफ फोर्स लगाएगा, ये अपवर्ड की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। नहीं तो ये डाउनवर्ड की तरफ फोर्स लगाएगा, ये अपवर्ड की तरफ फोर्स लगाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे होते रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे, क्या करेंगे, इस तरह से समेशन ऑफ एफ वाई और नीचे में समेशन ऑफ एफ वाई, ठीक है। इस तरह से हम इस तरीके से इसे रिजोल्व करेंगे, और रिजोल्व करके समेशन ऑफ एफ एक्स समेशन ऑफ एफ वाई की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। मैं बताऊंगा कि कैसे इसका जो न्यूमेरिकल सोल्व होता है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस चीज़ को समझो कि यहाँ पे कैसे ये बेसिकली मैकेनिक्स का पार्ट है कि जब कोई बॉडी जॉइंट होती है तो उस पर एक अलग तरह का रिएक्शन फोर्स लगता है। जैसे कि यार यहाँ पे हमने ये वाला तो कॉन्सेप्ट पढ़े होगा ना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, ये यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ लगते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक रिएक्शन फोर्स लगाते हैं, ऊपर से एक रिएक्शन फोर्स लगाते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अलग है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस वही तरीका हम जो है, अगर ये जो है ज्वाइंट है तो मतलब ये इस पर टेंसाइल फोर्स लगाएगा, ये इस पर टेंसाइल फोर्स लगाएगा, ठीक है। और ऊपर से ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये इस डायरेक्शन में, दोनों को एक दूसरे को रिएक्ट करते जाएगा, जिससे के कारण क्या होता है, वो वहाँ पे टिका हुआ रहता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई।
तो आई होप आप दोस्तों आपको इतना सारा चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो ये फर्स्ट जो लेक्चर है इसमें इतना ही थ्योरी बेस है, इसमें इतना ही रखते हैं। एक टर्म और जान लेते हैं, एक टर्म छोटा सा और जान लेते हैं, एक टर्म छोटा सा और जान लेते हैं। वो क्या है? शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स होता क्या है? तो मैंने आपको कई बार बताया कि शेयर फोर्स होता क्या है, कि जब भी कोई बीम के क्रॉस सेक्शन के पैरेलल में फोर्स जाता है उसे क्या बोलते हैं? शेयर फोर्स बोलते हैं। तो इसका एक डिफिनेशन भी लिख सकते हैं हम, शेयर फोर्स इज द ट्रांसवर्स इंटरनल फोर्स, टर्नल फोर्स at a section, at a cross section हो सकता है। एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ टोटल transverse force either left or right side of section। देखो इसमें पहला कह रहा है कि कोई भी ट्रांसवर्स फोर्स है जो बीम के क्रॉस सेक्शन के पैरेलली ट्रेवल कर रहा है, तो वो क्या हो गया? शेयर फोर्स हो गया। ठीक है, और ये क्या? इट इज इक्वल टू द सम ऑफ टोटल ट्रांसवर्स फोर्स आइदर लेफ्ट और राइट साइड ऑफ सेक्शन। मतलब कि कोई भी सेक्शन है तो इसके राइट साइड, मान लीजिए यहाँ पे दो बराबर भाग में डिवाइड कर दे रहा है, इसके राइट हैंड साइड में जितने भी ट्रांसवर्स फोर्स है उसे टोटल को जोड़ देते हैं, तो वो क्या होता है? शेयर फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, या तो हम राइट साइड में जितने भी ट्रांसवर्स फोर्स है उसका जोड़ कर देते हैं, तो वो क्या होता है? शेयर फोर्स के बराबर होता है। तो इसे हम प्रूव करने के लिए ना हम इसका जो कैलकुलेशन करेंगे कि कैसे होता है। तो देखो शेयर फोर्स कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेट करना सीखते हैं, समझ गए ना? तो देखो जैसे कि मान लेते हैं यहाँ एक बीम है, यहाँ पे मान लेते हैं एक बीम है और यहाँ पे एक लोड है, यहाँ पे भी एक लोड है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक लोड लगा हुआ है। ये क्या लोड है? W1, W2, W3, ठीक है, और यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स लगा हुआ R1 या R2, ठीक है, समझ गया? तो इसे सॉल्व करने के लिए ना हमें साइन कन्वर्जन रूल पता होना चाहिए, साइन कन्वर्जन रूल। तो मैं अभी सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो इसे सबसे पहले जानने के लिए साइन कन्वर्जन रूल हमें पता होना चाहिए। साइन कन्वर्जन रूल, कन्वर्जन रूल। तो पहले हम जान लेते हैं राइट हैंड साइड के बारे में। राइट हैंड साइड में क्या बोलता है? पहले तो इसे दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे भी एक ब्लॉक है, ठीक है। इसमें ना जो अपवर्ड की तरफ फोर्स जा रही है, लेफ्ट हैंड साइड में जो अपवर्ड की तरफ फोर्स जा रही है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। जो अपवर्ड की तरफ फोर्स जा रहा है उसे बोलते हैं पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड की तरफ फोर्स जा रहा है उसे बोलते हैं नेगेटिव, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो अपवर्ड की तरफ फोर्स जा रहा है भाई उसे पॉजिटिव में लेंगे, और डाउनवर्ड की तरफ जो फोर्स जा रहा है उसे नेगेटिव में लेंगे। और राइट हैंड साइड में जो डाउनवर्ड की तरफ फोर्स जा रहा है ना उसे हम पॉजिटिव में लेंगे, और जो अपवर्ड की तरफ फोर्स जा रहा है ना उसे हम नेगेटिव में लेंगे।
तो ये बात ध्यान रखना हमेशा, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड की तरफ फोर्स ले रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड की तरफ फोर्स ले रहे हैं वो नेगेटिव होगा। और राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड की तरफ जो फोर्स ले रहे हैं वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, और अपवर्ड की तरफ फोर्स ले रहे हैं वो नेगेटिव होगा, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। तो इसे आप नोट कर लो कहीं पे भी अच्छी जगह और हाईलाइट कर लो, ये बहुत हेल्प करेगा आपको जो है न्यूमेरिकल सोल्व करने में। ये वाले जो है बहुत हेल्प करेगा आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमें इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, कैसा क्वेश्चन सोल्व होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं, हमें क्या निकालना है, इसके बीच में शेयर फोर्स निकालना है। अब शेयर फोर्स कहाँ निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, कहीं भी, या तो इस पॉइंट पे निकाल दे या तो इस कहीं पे भी निकालने के लिए बोल देगा। तो मान लेते हैं कि अब हम इस पॉइंट पे शेयर फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझना कि इस पॉइंट पे, ये बीच वाले पॉइंट पे शेयर फोर्स निकाल रहे हैं। तो शेयर फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस बीच को काट देंगे, सबसे पहले काट देंगे, ठीक है। अब काटने के बाद ये क्या हो रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड हो रहा है, एक राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जा रहा है ना। ये जो कटा हुआ पार्ट है इसका एक लेफ्ट हैंड साइड हो गया, एक राइट हैंड साइड हो गया। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड से शेयर फोर्स निकालना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से शेयर फोर्स निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, तो शेयर फोर्स बराबर क्या होगा, शेयर फोर्स बराबर, ये आर क्या जा रहा है, आर जा रहा है, देखो मैंने बताया था ना कि लेफ्ट हैंड साइड में जो अपर फोर्स होगा वो पॉजिटिव में होगा, तो R1 ये हो गया, और ये डाउनवर्ड फोर्स जा रहा है वो नेगेटिव में, तो W1 हो गया ये, ठीक है, ये हो गया। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें, तो राइट हैंड साइड में अगर शेयर फोर्स निकालना हो तो इस तरह से निकालेंगे शेयर फोर्स। तो मैंने बताया था ना कि राइट हैंड साइड में जो डाउनवर्ड की तरफ फोर्स होते हैं ना वो प्लस में जाता है, जो अपवर्ड की तरफ फोर्स होता है वो माइनस में। तो ये क्या है, W2 प्लस W3 और माइनस R2, ये हो गया, ठीक है। ये इसका फोर्स का कैलकुलेशन हो गया, ठीक है, ये चीज़ है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्त। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हमें बताना, हमें मैसेज करना, ठीक है। कहीं भी कोई दिक्कत हो हमें मैसेज करना। मैसेज करने के लिए एक तरीका होता है, मैंने आपको बताया था कि पहले टाइमिंग शो करोगे, कितना टाइम हो रहा है उस पॉइंट पे, और उसके बाद इस तरह के कॉलम बना करके उसके अंदर क्या डाउट है हमें लिख कर भेजो, तब तो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई इस पॉइंट पे तुम्हें ये दिक्कत है, इस पॉइंट पे तुम्हें ये दिक्कत है ना। तो मैं भी आपको जो अच्छे समझा दूंगा। अगर आपको डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गेटवेट नाम से टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो, उसे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आप डाउट पूछ सकते हो। अगर कोई चीज़ें मुझसे भी मिस हो रही है तो मैं वहाँ पे अपने नोट्स की पिक्चर क्लिक करके वहाँ पे भेज दूँगा, और आपको ताकि जो है समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, है ना। देखो इतना तो समझ गए है ना, इतना तो समझ गए हो गया, इतना तो समझ गए हो गया। अब हम चलते हैं बेंडिंग मोमेंट में। बेंडिंग मोमेंट तो बेंडिंग मोमेंट अब क्या, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसे समझने के लिए ना हमें समझना पड़ेगा दो टर्म। ये दो टर्म क्या होता है हम जान लेते हैं, साइन कन्वर्जन इन बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो साइन कैसे कन्वर्ज होता है, साइन कैसे हम इसमें किस तरह से लेते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये एक बीम है ना। तो बीम है, तो बीम में दो तरह के लोड से लग सकते हैं, या तो अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ लग सकते हैं, है ना, अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ लग सकता है। ये तो W1 है, ये W2 है, ये W3 है ना। अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ लग सकते हैं,
या तो डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ लग सकता है। इन दोनों तरह के फोर्स लग सकते हैं। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि दो तरीके का फोर्स लगता है इस तरीके से, ठीक है। तो हम इसे पहले को बोलेंगे हम सैगिंग। सैगिंग किसको बोलते हैं ये देखो बताता हूं, ये है सैगिंग, ये क्या है हॉगिंग। सैगिंग और हॉगिंग ये दोनों क्या होता है, ये कौन सा नया टर्म है देखो। सैगिंग मतलब होता है, ऐसे समझो कि जब भी कोई बीम डाउनवर्ड से जब भी कोई फोर्स डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ लगता है किसी बीम पे, मान लेते हैं कोई बीम है इस तरह से कोई बीम है, ठीक है, इसे डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ लग रहा है, तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। तो इसे क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, सैगिंग बोलेंगे। सैगिंग मतलब याद रखना, सैगिंग मतलब स्माइल, एस से सैगिंग, एस से स्माइल। स्माइल मतलब हमेशा इस तरह का बनता है ना, इस तरह से, है ना, इस तरह का बनता है। तो सैगिंग मतलब हमेशा जो है बीम का स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ घूम रहा हो, है ना, बीम का स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ घूम रहा है। अगर ये जो स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ मूव ऐसे रोटेट कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, बेंड हो रहा है ऊपर की तरफ, तो इसे हम प्लस में लेते हैं, पॉजिटिव, इसे पॉजिटिव हमेशा लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव। तो इसे हम पॉजिटिव लेंगे इस तरह से। यहाँ पे इसे बीच का पार्ट है ये, ठीक है। अगर बीम इस तरह से हो, बीम इस तरह से हो, ये जो ट्रांसवर्स फोर्स है इस तरह से लग रहा हो, ट्रांसवर्स फोर्स इस तरह से लग रहा हो, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा, है ना, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा, मतलब फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, हॉगिंग बोलेंगे, ठीक है, इससे हम हॉगिंग बोलेंगे, ठीक है, समझ गए ना। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। कहीं भी दिक्कत है तो आप हमें मैसेज करना, कमेंट करना जरूर है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं बेंडिंग मोमेंट का थोड़ा सा एक डिफरेंस देख लेंगे, उसके बाद समझेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, एक थोड़ा सा थ्योरी है 2-3 लाइन का, तो वो लिखवा देता हूँ। बेंडिंग मोमेंट is the internal bending moment is the internal moment at a section, ठीक है। फिर है इट इज इक्वल टू द sum of moment of all the force either left or right side of the section। तो बेसिकली इस थ्योरी के अनुसार ये हो गया कि बेंडिंग मोमेंट इज द इंटरनल मोमेंट एट द सेक्शन। तो मोमेंट कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ट्रांसवर्स लोड लग रहा है तो उस ट्रांसवर्स लोड और डिस्टेंस कहाँ तक लोड लग रहा है उस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, मोमेंट आ जाता है। तो अगर दूसरे डिफरेंसेस की बात करें तो ये टोटल जो मोमेंट है सभी मोमेंट को जोड़ देंगे तो जो है उसका सम जो है ये बेंडिंग मोमेंट के बराबर आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसे समझने के लिए ना हम यहाँ समझते हैं कि
ये जो एक स्ट्रक्चर है, यहाँ जो एक स्ट्रक्चर है इसे, ठीक है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक लोड है W1, यहाँ पे एक लोड है W2, यहाँ पे एक लोड है W3, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स है R1 और यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स है R2, ठीक है। अब हमें निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट। यहाँ पे निकालना है बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे निकालना है बेंडिंग मोमेंट। तो इस पॉइंट पे निकालना है बेंडिंग मोमेंट। तो उस पॉइंट पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को, उस पार्ट को कट कर देंगे, 2 बराबर भाग में कट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, एक ये पार्ट बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। तो मैंने दोनों तरीके से दोनों तरीके से बताऊंगा कि लेफ्ट हैंड साइड से कैसे निकालते हैं इसका बेंडिंग मोमेंट, राइट हैंड साइड से कैसे निकालते हैं इसका बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो देखो, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड से बात करें तो इसका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। तो देखो, यहाँ से इसका डिस्टेंस एक ले लेते हैं, ये क्या है, D, यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है, D1, और यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है, D2, ठीक है। यहाँ से इसका डिस्टेंस D1 है, यहाँ से डिस्टेंस का D2 है, समझे ना। तो यहाँ पे इसका बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट। तो जैसे कि हम यहाँ से करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से मापने की कोशिश करेंगे। तो देखो, ये जो R1 है, इसे क्या कर रहा है, बेंड को क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है ना। ये बेंड को हम यहाँ से देखेंगे, हमेशा यहाँ से देखेंगे, जहाँ से पॉइंट कटा हुआ वहाँ से देखेंगे। तो देखेंगे यहाँ से इस तरफ, तो ये क्या कर रहा है, बीम को ऊपर करने की कोशिश कर रहा है ना, ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, ये सैगिंग करने की कोशिश कर रहा है। सैगिंग मतलब स्माइल, S मतलब स्माइल है ना, सैगिंग, SAGGING, सैगिंग, S से स्माइल भी होता है। स्माइल मतलब इस तरह से कर, इस तरह से है ना, मतलब ऊपर की तरफ करने की कोशिश कर रहा है। और सैगिंग स्माइल जो जब आ रहा है तो इसे मतलब पॉजिटिव, प्लस, तो इसे हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, है ना, पॉजिटिव। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो R1 पॉजिटिव लेंगे। अब ये यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना है, D1, तो इन D1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आ रहा है, D1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से देखेंगे ये W1 है जो क्या कर रहा है, नीचे लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब कि इसे नीचे की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है ना, नीचे की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इस क्या होगा, हॉगिंग हो जाएगा, है ना, हॉगिंग हो जाएगा। तो क्या इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब ये डाउनवर्ड की तरफ जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। मैंने बताया था ना, जब ये नीचे की तरफ मतलब इसे मोड़ने की कोशिश करेगा तो वो क्या हो जाएगा, हॉगिंग में नेगेटिव होता है। तो W1, अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, D2, तो ये हो जाएगा इसका बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। ये इसका हो गया बेंडिंग मोमेंट लेफ्ट हैंड साइड का। अगर हम राइट हैंड साइड में इसका कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, राइट हैंड साइड, तो क्या होगा, जैसे देखो राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो देखो, हम इस पॉइंट से यहाँ तक डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, L1 मान लेते हैं, ठीक है, L1 मान लेते हैं, समझ गए। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, L2 मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L3 मान लेते हैं, समझ गए ना। ध्यान से देखो, हमने क्या करा, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस L1 मान लिया, फिर इस पॉइंट से लेके W2 तक का डिस्टेंस L2, यहाँ कटा हुआ पार्ट से लेके W3 तक का डिस्टेंस L3 मान लेते हैं। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट राइट हैंड साइड में कैसे निकलेगा, देखो बेंडिंग मोमेंट, तो हम इस पॉइंट से निकालेंगे, इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट में क्या करें, ये R2 को पहले देखो, R2 क्या कर रहा है, इसे ऊपर की तरफ कर रहा है, मतलब सैगिंग कर रहा है। सैगिंग में क्या होगा, प्लस होगा, तो ये R2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का L1, तो L1 मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से दोस्त, ठीक है। अब देखो, ये इसे देखो, यहाँ से ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब डाउनवर्ड लग रहा है, मतलब क्या कर रहा है, मोड़ने की कोशिश कर रहा है, इस तरह से, है ना, डाउनवर्ड करने की कोशिश कर रहा है ना, हॉगिंग लग रहा है। ये तो ऊपर सैगिंग लग रहा है, ये हॉगिंग मतलब नेगेटिव। तो क्या होगा, W2 का इसका कट हुआ पार्ट से लेंथ कितना हो गया, L2 ये हो गया, है ना। अब देखो, ये नीचे है, ये भी डाउनवर्ड की तरफ लग रहा है, तो ये क्या हो गया, W3, ये क्या है, L3, है ना, L3 ऐसा। तो इसे हम इस तरह से बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जब आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा ना, उससे मैं बेहतर ही पढ़ा रहा हूँ, इतना तो मुझे पता है। यूनिवर्सिटी में कॉलेज में मुझे इस तरह से नहीं पढ़ाया गया था, ठीक है, मुझे इस तरह से नहीं पढ़ाया गया था। और मैं हमेशा कन्फ्यूज था, 2 सेमेस्टर मैं हमेशा कन्फ्यूज रहा। फिर से 30 मतलब पूरा सेमेस्टर ही 3 जो जितना भी टाइम मैंने पढ़ा है सो में कॉलेज में हमेशा कन्फ्यूज ही रहा हूँ। कहीं लास्ट में जाके मैं बाहर से कोचिंग लिया था तो वहाँ ये चीज़ें मुझे क्लियर हो गई थी। तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ सोम, सबसे पहले इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। सोम जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, सोम जो है कास्टिंग फोरकास्टिंग प्रोडक्शन से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है ना। इसमें टेक्निकल टर्म ज़्यादा है, कैलकुलेशन टर्म ज़्यादा है। कैलकुलेशन टर्म मतलब कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, मतलब कौन सा फोर्स कैसे जाएगा, कौन सा फोर्स नहीं जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ोगे ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगने लगेगी। आप खुद से ट्राई करोगे तो नहीं होगा, 100% बोल रहा हूँ। आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे नहीं होगा। आप ये ट्राई करो, ये बनाओ, उसके बाद जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाता हूँ मेरे साथ ही बढ़ते जाओ आगे। अगर मेरे साथ आगे बढ़ते जाओगे तो आप हर स्टेप में अच्छे करते जाओगे। और जब मैं अंत करूँगा तो आप भी जो आपका जो अंत भी अच्छा होगा, आपका जो ये सब्जेक्ट का अंत भी अच्छे से करोगे, है ना। आप जो है पूरा न्यूमेरिकल का अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है जो आपसे छूट जाएगा, है ना। लेकिन आप अगर आगे भागने की कोशिश करोगे तो मैं 100% बोलता हूँ कि नहीं आएगा, आपको नहीं आ पाएगा। हमेशा टीचर के साथ चलने की कोशिश करो। और मैंने सोम को पहले पढ़ाने के लिए इसलिए कोशिश करा क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा डिफ़िकल्ट है ना, मतलब थोड़ा ज़्यादा वेटेज वाला है, हर जगह इसकी मांग होती है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी से भी पूछो कि सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा है तो वो बताएगा सोम है सबसे टफ सब्जेक्ट। और अगर मैं अपनी क्लास की बात करूँ तो मेरे क्लास में टोटल 61 बच्चे थे, है ना। उसमें से 50 बच्चे फेल ही हो गए थे एक सब्जेक्ट में, सोम में। तो मैं भी उसमें था शामिल। तो लेकिन इसको मैंने मजबूत किया है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं जब अच्छा कर रहा हूँ उसमें तो आप भी जो है इसे अच्छे से समझ पाओगे, है ना। ठीक है, कोई नहीं, हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है इसे यहीं तक अंत करेंगे क्योंकि इससे आगे हम कैलकुलेशन में घुसेंगे। ये तो बस थ्योरी था हल्का सा। अगर इसे समझ नहीं पाओगे ना तो आगे कर ही नहीं सकते। तो ये शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये जरूर समझो, है ना। ये जरूर समझो और इसे समझोगे तो आप आगे चीज़ें अच्छे से कर पाओगे क्योंकि ये बेसिक है और हर चीज़ यही अप्लाई होगी। अभी तो हमने छोटा सा कंसीडर किया, अभी डायग्राम बनाएंगे ना, डायग्राम बनाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे यहाँ पे इस तरह कैलकुलेशन किया कैसे नहीं किया। तो आपको बारीकी से ध्यान से समझना पड़ेगा, है ना। थोड़ा बोरिंग लगेगा क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना उसमें टेक्निकल टर्म ज़्यादा है, तो ध्यान से समझना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद आपको समझ में आ पाएगा अच्छे से। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना। और हम आपके साथ हैं, आप डाउट्स पूछिए, डाउट्स सॉल्व कीजिए, मैं सॉल्व कर दूंगा। जितने भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर करिए, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।